हेलो विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष मेजर हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। मेजर हिंदी का प्रथम प्रश्न का नाम हिंदी गद्य है, जिसको 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक इकाई में गद्य साहित्य के अलग अलग प्रकारों को, उनकी उत्पत्ति, पृष्ठभूमि, उदय एवं उसके स्वरूप के साथ साथ पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदी के विद्यार्थियों का हिंदी गद्य साहित्य एवं प्रमुख रचनाओं से परिचित होना है। साथ ही साथ विद्यार्थियों में साहित्य अध्ययन से उत्पन्न संवेदनशीलता एवं मानवीय गुणों का पूर्ण विकास हो तथा साहित्य में सृजनात्मक लेखन एवं समीक्षा के प्रति प्रेरित हों तथा रचनाओं के प्रकाशन एवं अध्यापन के क्षेत्र में रोजगार की प्राप्ति कर सकें, ऐसा हमारी कामना है तथा इस पाठ्यक्रम को बनाने के पीछे सरकार का ऐसा उद्देश्य है। तो हम सबसे पहले प्रथम इकाई पर चलते हैं, जिसमें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की पृष्ठभूमि तथा उदय के कारण बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले आता है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या रही है। दूसरे अध्याय में हिंदी गद्य के उद्भव तथा कारणों को बताया है। हिंदी गद्य का उद्भव कैसे हुआ, इसके कौन कौन से कारण थे, इन सब बातों को हम सिलेबस में पढ़ेंगे। हिंदी उपन्यास का स्वरूप तथा उसका विकास। हिंदी उपन्यास का विकास कहाँ से हुआ, सबसे पहले हिंदी उपन्यास कहाँ से आए, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसके प्रमुख रचनाकार कौन से हैं। चौथे अध्याय में रामगढ़ की रानी उपन्यास को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। रामगढ़ की रानी वृंदावन लाल वर्मा का बहुचर्चित उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासकारों के रूप में जाने जाते हैं। उनके प्रमुख उपन्यास झांसी की रानी, गढ़कुंडार, मृगनयनी, विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, भुवन विक्रम तथा रामगढ़ की रानी आदि प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हैं। रामगढ़ की रानी जो उपन्यास है वह सन 1857 की क्रांति के समय का उपन्यास है। रामगढ़ की रानी मंडला जिले की रानी थी। रामगढ़ की रानी ने सन 1857 में अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए थे। उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए विद्रोह कर दिया। रामगढ़ राजगौड़ा राज्यों के राजकाल में एक अधीन राज्य था। रानी ने सरकारी अफसरों को रामगढ़ से निकाल भगाया। वह बहुत बहादुरी के साथ लड़ी, जिसके खिलाफ एक छोटा सा दस्ता भेजा गया था। कहा जाता है कि कई लड़ाइयों में वह अपनी सेना का स्वयं संचालन करती थी। इतनी बहादुर थी कि वह अपनी बहुत सारी जो लड़ाइयां उसने लड़ी, उसमें अपनी सेना का संचालन उसने खुद किया। जब कड़ाई के साथ पीछा किया गया और बेबस होकर वह दुर्गम स्थान पर छुप गई, क्योंकि क्या था, हमारे पास ज्यादा साधन नहीं थे। अंग्रेजों के पास तोपें वगैरह थी और रानी के पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन रानी ने अंत समय तक अंग्रेजों को नाकों चने चबा दिए। रानी ने लास्ट में उसको विदित हुआ, उसने झांसी की रानी की तरह, रानी दुर्गावती की तरह उसने ये सोचा कि मेरे शरीर को अंग्रेज हाथ ना लगा पाए, तो उन्होंने युद्ध क्षेत्र में ही अपने एक अंगरक्षक की तलवार लेकर अपने आप पे वार किया और वहीं वह स्वर्गलोक को सिधार गई। और रामगढ़ की रानी का जो विद्रोह था वह अंग्रेजों को डरा देने वाला था। इसका पूरा वर्णन उन्होंने अपने उपन्यास में किया है, जिसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसकी पूरी जानकारी के साथ पढ़ेंगे। अब आता है कहानी। दूसरी इकाई में आता है हिंदी कहानी का स्वरूप और विकास। हिंदी कहानी के बारे में सबने सुना होगा। हम बचपन से ही लेकर अपनी नानी, दादी, बुआ की तरह की कहानियां सुनते आते हैं कि एक राजा के साथ रानियां थी। इस तरह की बहुत सारी कहानियां सुनी हुई हैं। ऐसे ही हिंदी साहित्य में कहानी का विकास कहाँ से हुआ, उसका स्वरूप कहाँ से हुआ, इसके बारे में हम अपने सिलेबस में जो दिया है वो डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी की कुछ प्रमुख कहानियां दे रखी हैं, जिनकी हमें व्याख्या तथा समीक्षा करनी है। तीसरे नंबर पे आता है कहानी। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है।
चंद्र शर्मा गुलेरी जो हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जाते हैं। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी हैं। की कहानी उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इनमें से उसने कहा था कहानी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टि से यह अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। कहानी का मूल विषय आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है की दृष्टि से भी यह सशक्त और प्रभावपूर्ण कहानी मानी गई है। उसने कहा था कहानी जो है एक उदात्त प्रेम की अवधारणा को लेकर चलती है, जिसमें उसका नायक लहना सिंह जो होता है वो अपनी प्रेम की खातिर बलिदान हो जाता है। जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल में पूरी तरह से व्याख्या करेंगे। दूसरी कहानी आपकी पंच परमेश्वर आती है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद हिंदी युग के प्रवर्तक कहानीकारों में से माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी कहानी में प्रेमचंद का जब पदार्पण हुआ तो कहानी का रुख पूर्ण रूप से बदल गया। इसी के चलते हिंदी कहानी के विकास क्रम को हम प्रेमचंद युग, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंदोत्तर युग में बांटकर कहानी के विकास क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानियां लिखते थे। उसके बाद उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर सन 1916 में प्रकाशित हुई और अंतिम कफन कहानी 1936 में। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियों की रचना की, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद सबसे पहले यथार्थवादी कहानी लिखते थे। धीरे धीरे वो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कथाकार के रूप में विख्यात हुए। आपकी प्रारंभिक कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है तथा चरित्र चित्रण की मनोवैज्ञानिकता के स्थान पर व्यक्ति के आचरण का वर्णन किया गया है। पंच परमेश्वर इसी कोटि की कहानियों में से एक है जिसमें आदर्श का पुट दिया गया है। अब आपकी कहानी आती है पुरस्कार कहानी। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। प्रेमचंद युग के एक प्रतिभाशाली कथाकार के रूप में श्री जयशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है। उनकी 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। कुल मिलाकर उन्होंने 69 कहानियां लिखी हैं जो इन संकलनों में संकलित की गई हैं। पुरस्कार कहानी में अनुभूति में प्रेम की उदात्तता का चित्रण किया गया है, जिसमें अनुभूति की तीव्रता है, काव्यात्मकता है, प्रेम चित्रण, प्रकृति निरूपण एवं कल्पना की प्रचुरता विद्यमान है। कहानी में ऐतिहासिकता, देशकाल एवं वातावरण की सफल प्रस्तुति की गई है। अतीत गौरव, राष्ट्रभक्ति, स्वप्नोद्भावुकता एवं कल्पना की ऊंची उड़ान उनकी कहानी की विशेषता है। पुरस्कार कहानी में नारी के प्रेम, बलिदान और त्याग पाठक को अपनी ओर खींच लेते हैं। इस प्रकार जब हम पुरस्कार कहानी पढ़ेंगे तो उसमें हम मधुलिका के बारे में पढ़ेंगे तो हमें काफी इंटरेस्ट होगा। मैं चाहती हूँ कि सभी विद्यार्थी कहानियों को पूरा पढ़ें, फिर उसकी व्याख्या करें। अब आपका आता है वापसी कहानी। वापसी कहानी उषा प्रियंवदा की कहानी है। उषा प्रियंवदा नई कहानी लेखिकाओं में से प्रसिद्ध है। नई कहानी आंदोलन का जन्म 1950 के बाद हुआ था। नई कहानी को समृद्ध करने में हिंदी कथा लेखिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। उनमें से उषा प्रियंवदा एक हैं। आपने अपनी कहानियों में पारिवारिक जीवन की परिवर्तित व्यवस्था एवं संबंधों के बदलते स्वरूप को अभिव्यक्त किया है। आपकी कहानियों में आधुनिक परिवारों में बदलते मानवीय संदर्भों की व्याख्या बड़ी सुंदरता एवं स्वाभाविक ढंग से की गई है। उषा प्रियंवदा की वापसी कहानी भी इसी तरह की कहानी है। ये उनकी बाकी कहानियों से बहुत चर्चित कहानी है। यह कहानी संयुक्त परिवार के विघटन की कहानी है कि किस प्रकार से एक संयुक्त परिवार धीरे धीरे अलग होता चला जाता है। उसमें एक व्यक्ति जो रिटायर होकर घर लौटता है और फिर वह घर आके देखता है कि उसके सारे अपने धीरे धीरे उससे कटते हैं और उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि वो इन लोगों के ऊपर बोझ है, तो वह पुनः घर छोड़कर अन्यत्र लौटने की कहानी है। मतलब घर छोड़ के वो फिर दूसरी नौकरी की तलाश में जाता है। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि कितनी मार्मिकता से उसका नायक लौटता है और वह अपनी वापसी को पूर्ण रूप से
वापसी कहानी की सार्थकता को सिद्ध करता है। अब आपका आता है इकाई 3, जिसमें हिंदी नाट्य स्वरूप और उसके विकास के बारे में बताया है। हिंदी नाटक का विकास कहाँ से हुआ, उसका स्वरूप क्या है, उसके विकास की यात्रा क्या है। फिर उसके बाद दूसरी इकाई में हिंदी एकांकी के स्वरूप तथा उसके विकास के बारे में बताया गया है। तीसरे नंबर पे आपका आता है नाटक, जो आपके लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश आधुनिक काल के सशक्त नाटककार माने जाते हैं। यद्यपि उन्होंने केवल 3 नाटकों की ही रचना की है, उनका 3 नाटकों की रचना की है, तथापि संख्या में कम होने पर भी उनके नाटक हिंदी में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 में लिखित उनके नाटक हैं, जिसमें लहरों के राजहंस आपके सिलेबस में है। लहरों के राजहंस में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिच्छेद में प्रस्तुत की गई है। राग ब्राग और श्रेय पेय के अंतर्द्वंद की सफल अभिव्यक्ति इस नाटक में प्रस्तुत की गई है। सुंदरी इसकी नायिका है। सुंदरी नारी सौंदर्य को आकर्षक का चरम बिंदु मानती है और सौंदर्य के अहंग से ग्रस्त है। नंद अपनी अनिद्य सुंदरी पत्नी के प्रति आकृष्ट है, किंतु वह बौद्ध धर्म के भी प्रति आकृष्ट है। अंततः जब नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लिए घर आता है, तो सौंदर्य गर्वित सुंदरी का अहंकार चूर चूर हो जाता है। जब वो नंद को, अपने पति को इस अवस्था में देखती है, तो जो अपने रूप सौंदर्य पर गर्व करती है, उसका सारा सौंदर्य अहंकार चूर चूर हो जाता है। इस नाटक में चित्रित नंद का व्यक्तित्व आधुनिक भावबोध से युक्त संयमशील मानव का प्रतीक है, जो अनिर्णय की स्थिति में रहने के लिए विवश है। उसके बाद आपके चौथे अध्याय में एकांकी आती हैं, जिसमें आपके दीपदान एकांकी है। दीपदान एकांकी राम कुमार वर्मा की प्रमुख एकांकी है। राम कुमार वर्मा हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों में से एक हैं। इनका पहला एकांकी बादल की मृत्यु सन 1930 में छपा है। इनके प्रकाशित एकांकी संग्रह में रेशमी टाई, चारु मित्रता, विभूति, सप्त किरण, रूपरंग, रजत रश्मि, दीपदान, इंद्रधनुष, पांचजन्य तथा कौमुदी महोत्सव और ध्रुव तारिका हैं। नोट करने वाली बात यह है कि संख्या की दृष्टि से इन्होंने लगभग 1000 एकांकी लिखे हैं, जो कि प्रकाशित हो चुके हैं। दीपदान एकांकी ऐतिहासिक प्रसंग पर आधारित है। इसमें धाय के माध्यम से सामंती युग में सामान्य आदमी के आदर्श गुण और त्यागमय जीवन तथा स्वामी भक्ति और देश प्रेम का उदात्त रूप से चित्रण किया गया है। अभिनय की दृष्टि से यह एकांकी पूर्णतः सफल एकांकी है। यह चरित्र प्रधान एकांकी, इसकी भाषा शैली जटिल नहीं है, लेकिन हमारे हृदय को स्पर्श करके मर्म स्पर्शी बना देती है। दूसरे नंबर पे आपका टूटे हुए सुरेश चंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एकांकी है। डॉक्टर चंद का तीसरा एकांकी संग्रह है टूटते हुए, जिसका प्रकाशन सन 1977 में हुआ था। इसमें 10 एकांकी संकलित हैं। उन्हीं में से एक एकांकी टूटते हुए हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। इस एकांकी में लेखक ने महानगर के टूटते हुए मध्यवर्गीय परिवार का सजीव चित्रण किया है। टूटते हुए एकांकी में एक मध्यवर्गीय परिवार के 4 सदस्यों के बारे में बताया गया है, जिनको अपनी व्यस्ततम जीवन शैली तथा जीविकापार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य को आपस में बैठकर, मतलब भाग दौड़ की जिंदगी में इतना वो हो गया है कि परिवार में जितने 4 सदस्य हैं, उनको इतना समय नहीं है कि वो आपस में बैठकर बात कर सकें। भागम भाग वाले तनावपूर्ण जीवन की इस व्यस्तता तथा जटिलता में परिवार का आपसी प्रेम, मेलजोल तथा तनाव कहीं खो सा गया है। आजकल का मनुष्य परिवार से अधिक अपने काम तथा पैसे को ही महत्व दे रहा है। इस एकांकी में हमें ये बताया गया है। अब आपकी इकाई 4 आती है। इकाई 4 में आपका निबंध क्या है, निबंध के स्वरूप क्या है, निबंध का विकास कैसे हुआ, निबंध का उद्भव कहाँ से हुआ तथा कुछ प्रमुख निबंधकारों के निबंधों को दिया गया है। सबसे पहले आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का
मित्रता निबंध दिया गया है। हिंदी निबंध के तृतीय चरण को शुक्ल युग की संज्ञा दी जाती है। तृतीय चरण को शुक्ल युग की संज्ञा दी गई है। उनके निबंध संग्रह का नाम चिंतामणि है। शुक्ल जी के निबंधों में भाव एवं विचार का अर्थात बुद्धि एवं हृदय का संतुलित समन्वय हमें देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने जो निबंध लिखे हैं वो बहुत ही सरल टाइप के निबंध हैं, जिनको पढ़ के हमें सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। उसी प्रकार मित्रता भी उनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध निबंध है, जिसे आपने जीवन उपयोगी विषय पर लिखा हुआ है। जिसमें इनकी लेखन शैली संबंधी अनेक विशेषताओं के दर्शन हो जाते हैं। इस निबंध में उन्होंने मित्रता की एक अच्छे मित्र को चुनने में होने वाली कठिनाइयों और आवश्यकताओं को बताया है, क्योंकि मित्र के चुनाव पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है। शुक्ल जी का निबंध मित्रता उस समय लिखा गया हो वो आज भी चरितार्थ होता है, क्योंकि आज भी हम अपने भागदौड़ भरे जीवन में एक ऐसे मित्र या साथी की तलाश करते हैं जो हमारी अच्छाइयों को हमें बताए और हमारी बुराइयों को हमें बताए और उनसे दूर ले जाए, हमें एक अच्छा रास्ता दिखाए। इस तरह से मित्रता निबंध में यही बातें की गई हैं जो आज के समय में भी चरितार्थ होती हैं। दूसरा निबंध आपका आता है अशोक के फूल। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। द्विवेदी जी भारतीय मनीषा के प्रतीक और साहित्य एवं संस्कृति के अप्रतिम व्याख्याकार माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में आधुनिकता के साथ भी आश्चर्यजनक सामंजस्य पाया जाता है। इनके प्रकाशित निबंध संग्रहों में कल्पलता, अशोक के फूल, कुटच, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क उल्लेखनीय है। अशोक के फूल निबंध में उन्होंने संस्कृति एवं परंपरागत विज्ञान के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों एवं समस्याओं को भी सम्मिलित किया है। आधुनिक युग की विकृतियों का चित्रण करते समय वे प्राय हास्य व्यंग्यमयी शैली का प्रयोग करते हैं, जबकि कालिदास युगीन वातावरण का चित्रण करते समय संस्कृत शब्दावली को प्रयोग करते हैं। उनके निबंधों में भाषा की लय, संस्कृति, तत्सम शब्दों से गुम्फित पदावली के साथ साथ विषयांतर एवं विभिन्न संदर्भ जुड़े हुए हैं। उनके जो अशोक के फूल निबंध हमारे सिलेबस में है वो भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन कराता है कि किस तरह से धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ साथ हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि हमारी पुरानी चीजें हमसे दूर होती चली जा रही हैं। तीसरे नंबर पे आपके आता है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आचार्य विद्यानिवास मिश्र का निबंध। आचार्य विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकारों में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। इनके निबंध भारतीय संस्कृति एवं लोक जीवन के निबंध हैं। ये पढ़ने में बहुत ही सरल और सहज एवं आसानी से समझ में आ जाते हैं। मिश्र जी के निबंधों में लोक जीवन एवं ग्रामीण समाज को मुखरित किया गया है। किसी भी प्रसंग को लेकर वे ऐतिहासिक, पौराणिक, साहित्यिक संदर्भों से युक्त कर लोक जीवन से जोड़ देने की कला में पारंगत हैं। उनके निबंधों में लोक तत्व का समावेश है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इसी तरह का निबंध है। अब हम आते हैं इकाई 5 में, जिसमें हिंदी गद्य की अन्य विधाएं तथा स्वरूप के बारे में बताया गया है। हिंदी गद्य की अन्य विधाओं में संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज तथा डायरी लेखन आते हैं। सबसे पहले आपका इसमें पहले उस अध्याय में संस्मरण है। रेखा चित्र से मिलती जुलती भाषा संस्मरण है, जिसके लिए अंग्रेजी शब्द मेमोयर्स का प्रयोग किया गया है। महादेवी वर्मा के अनुसार संस्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसे उसके भावबोध को गहराई से उद्वेलित किया गया हो। महादेवी वर्मा हिंदी की जानी मानी संस्मरण रेखा चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। अब तक उनके 4 संकलन इस विधा में प्रकाशित हो चुके हैं। सबसे पहला अतीत के चलचित्र सन 1941, स्मृति की रेखाएं सन 1943, पथ के साथी 1956 और मेरा परिवार 1972 में।
उनके संकलनों में ऐसे व्यक्तियों को रेखा चित्रों का विषय बनाया गया है जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अत्यंत साधारण स्तर के हैं। पथ के साथी में उन्होंने समकालीन साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का कथात्मक अंकन किया है। हमारे पाठ्यक्रम में पथ के साथी संग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित प्रश्न को लिया गया है। दूसरे नंबर पे आता है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का कलात्मक एवं साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करता है तो उस रचना को यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य कहा जाता है। अमृतलाल वेगट ने सौंदर्य की नदी नर्मदा में इसी यात्रा वृत्तांत की पद्धति को अपनाया है। अमृतलाल वेगट कला और संस्कृति के राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी विशिष्ट पहचान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार नर्मदा की परिक्रमा इस प्रकार की कि नर्मदा उनके अंतर्मन में समाहित हो गई। आपके यात्रा वृत्तांतों की भाषा में सरल, सहज एवं गहरी आत्मीयता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। जब हम सौंदर्य की नदी नर्मदा को पढ़ेंगे तो हमें नर्मदा नदी के सौंदर्य के साक्षात्कार के जीवंत अनुभवों की सहज अनुभूति होगी। तीसरे नंबर पे आपके आता है व्यंग रचना। व्यंग रचना जो आपकी भोलाराम का जी हरिशंकर परसाई जी ली रखी है। व्यंग रचना क्या है? हरिशंकर परसाई अपने लेखन के माध्यम से पतनशील समाज के बदलते हुए जीवन मूल्यों तथा सामाजिक विसंगतियों पर करारी चोट की है। राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा सामाजिक विसंगतियों को जितने स्पष्ट और ईमानदार रूप से हरिशंकर परसाई ने अपने व्यंग की रचना में उभारा है, शायद ही उस दौर के किसी दूसरे लेखक ने ऐसा प्रयास किया होगा। भोलाराम का जीव व्यंग रचना में परसाई जी ने क्रूर आर्थिक तंत्र में पिसे हुए आदमी की यातनापूर्ण स्थिति की ओर लेखक ने संकेत किया है कि किस प्रकार से हमें स्वतंत्रता मिले हुए कई अरसा हो गया है, फिर भी हमारे मूल्यों में गिरावट आती चली जा रही है। व्यंग भोलाराम का गीत प्रकारांतर से नहीं कलात्मक रूप से कहानी के माध्यम से समाज की तीव्र आलोचना करता है। मतलब हरिशंकर परसाई ने भोलाराम का जीव व्यंग रचना के माध्यम से हमारे समाज की कड़वी सच्चाई, जिसको कहने से लोग डरते हैं, उसको व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया है। चौथे नंबर पे आपकी आती है जीवनी। जीवनी किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण क्रमबद्ध रूप से विवरण होता है, जिसमें उसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लेखक प्रस्तुत करता है, तो उस साहित्यिक रचनाओं को हम जीवनी कहते हैं। शिव प्रसाद सिंह ने श्री अरविंद जी की जीवनी को उत्तर योगी श्री अरविंद के नाम से लिखा है, जिसका एक अंश मनुष्य प्रकृति की सर्वोच्च प्रयोगशाला हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। 5वें नंबर पे आपका इसमें है आत्मकथा लेखन। आत्मकथा का अर्थ अपनी कथा। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है, तब उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा में लेखक को निरपेक्ष एवं तटस्थ रहना चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम में हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं से श्यामा प्रसंग 169 पेज से 174 पेज तक लिया गया है। वैसे बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 5 भागों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, प्रवासी की डायरी तथा 10 द्वार से सोपान तक है। इसका अध्ययन हम अपने पाठ्यक्रम में करेंगे। 6वें नंबर पे आता है डायरी, जिसमें आपने डायरी लेखन दे रखा है रमेश चंद्र शाह का कठिन समय में। डायरी लेखन भी गद्य की एक नई विधा है, जिसमें लेखक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। हमारे पाठ्यक्रम में रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखित कठिन समय में डायरी के अंश
25/4/2010 तक के कुछ अंशों का चित्रण किया गया है, जिसको हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा बीए फर्स्ट ईयर, बीए द्वितीय वर्ष मेजर हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य का पाठ्यक्रम समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो और इसको समझने का प्रयास कीजिए। जी धन्यवाद।